हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नियंत्रण और समन्वय का लेक्चर नंबर 6 आज पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोग मस्तिष्क की बात कर रहे थे कि मस्तिष्क जो होता है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं और सभी प्रकार के जो अंग हैं उनके बीच में नियंत्रण करता है, समन्वय प्रदान करता है। तो मस्तिष्क के अलग अलग कार्य बहुत सारे होते हैं। तो मस्तिष्क के इन सारे भाग कार्यों को करने के लिए हम मस्तिष्क की संरचना को समझते हैं। तो मस्तिष्क की संरचना के आधार पर स्टूडेंट्स मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, है ना। अग्र मस्तिष्क सबसे आगे की तरफ है, मध्य मस्तिष्क मध्य का भाग है और अनुमस्तिष्क पीछे का भाग हो गया। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क को अपन प्रोसेंसेफेलोन भी बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क को मेसेंसेफेलोन और अनुमस्तिष्क को रोम्बेंसेफेलोन। ठीक है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं: सेरिब्रम, डाइएन्सेफेलोन और घ्राणपिंड। और ऐसे ही मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना और क्रूरा सेरेब्रा। और अनुमस्तिष्क के 3 भाग हो जाएंगे, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। देखिए, अब अपन एक एक करके इन सारे भागों की बात करेंगे कि ये सारे जो भाग हैं, ये सारे भाग किससे मिलकर के बने हुए हैं, इनके कार्य क्या हैं और ये क्या करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये मस्तिष्क के बाहर की तरफ जो आवरण था, इसको हम लोग ने क्या नाम दिया था? इसको हमने बोला था मस्तिष्क की झिल्ली या मस्तिष्क आवरण। इसको मेनिन्जिस भी बोलते हैं। इस पूरे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो है हमारा सेरिब्रम। और ये जो सेरिब्रम होता है ये 2 अर्धगोलार्धों से मिलकर बना होता है। और जो दोनों अर्धगोलार्ध होते हैं, ये दोनों अर्धगोलार्ध एक पट्टी से जुड़े हुए होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम एक पट्टी है जिसके द्वारा ये दोनों अर्धगोलार्ध आपस में जुड़े हुए हैं। अब इस कार्पस कैलोसम से नीचे की तरफ यहाँ पे एक संरचना मैंने आपको बनाई है, इसे अपन एपिथैलेमस बोलते हैं। और इस एपिथैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी हुई होती है जिसे क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि। ठीक है। दूसरी संरचना यहाँ जो बनी हुई है वो है हमारी हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से कीपक मतलब कि एक कीपनुमा संरचना के द्वारा ग्रंथि जुड़ी हुई होती है जिसे क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की ये एक मास्टर ग्रंथि होती है। और इस मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसलिए हाइपोथैलेमस क्या है? एक हेड मास्टर ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस क्या है? एक हेड मास्टर ग्रंथि है। इधर की तरफ देख लीजिए, ये फूला हुआ भाग पोन्स, साइड में सेरिबेलम, और नीचे की तरफ जो लंबा नलिकाकार भाग निकला हुआ है वो क्या है? हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये किसके भाग हैं? ये सारे हमारे हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है। अब अपन एक एक करके इन सारे भागों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अग्र मस्तिष्क से। देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है ये 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर बना है? 3 भागों से। तो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो जाएगा सेरिब्रम, दूसरा डाइएन्सेफेलोन और तीसरा क्या है हमारा? ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राणपिंड। ठीक है। तो देखिए, एक बार हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि हम बात कर रहे हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, है ना। 3 भागों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। सबसे पहला सेरिब्रम, दूसरा डाइएन्सेफेलोन और तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा हमारा घ्राणपिंड। तो ये आपको याद रखना है कि मस्तिष्क के कितने भाग हैं? मस्तिष्क के 3 भाग हैं और पहला जो भाग है हमारा अग्र मस्तिष्क, उसके भी 3 भाग हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सेरिब्रम से, है ना। डाइएन्सेफेलोन और घ्राणपिंड को अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले अपन बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में। तो मैंने ये इरेज कर दिए। अब मेन हम लोग बात कर रहे हैं सेरिब्रम के बारे में। किसके बारे में? सेरिब्रम के बारे में। तो देखिए, ये मैंने लिख दिया सेरिब्रम। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, तो वो हमें यहाँ पे लिखते भी चलना है, समझना भी है
और उसे अच्छे से दिमाग में सेट फिक्स भी करना है। सबसे पहले अपन देखें कि जो अग्र मस्तिष्क है, मतलब मस्तिष्क का आगे वाला भाग, देखो मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क जो होता है ये एक क्रेनियम बॉक्स के अंदर क्या होता है, ढका हुआ रहता है, मतलब उसके अंदर स्थित होता है। और वो क्रेनियम बॉक्स 8 अस्थियों से मिलकर बना था। कितनी अस्थियों से? 8 अस्थियों से। तो अब ये जो हमारा सेरिब्रम है, ये इस पूरे मस्तिष्क का, मतलब जो हमारा मस्तिष्क है उस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कैसा भाग होता है? सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे पहली चीज। दूसरा, ये जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम इस पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग क्या करता है? कवर करके रखता है। मतलब सबसे बड़ा भाग है, इसके अलावा 2/3 भाग को ये क्या कर रहा है? कवर करके रख रहा है। और सबसे ज्यादा विकसित भाग भी मस्तिष्क का जो सबसे ज्यादा विकसित भाग है वो भी क्या है? वो भी हमारा सेरिब्रम है। स्टूडेंट्स, ये जो सेरिब्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हमें सेरिब्रम के बारे में तो डिटेली पढ़ना जरूरी है, प्लस बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, याद करना भी जरूरी है। तो बिल्कुल इसे लापरवाही की दृष्टि से ना देखें। कहने का मतलब इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें आप। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सेरिब्रम की। मैंने आपको क्या बताया? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है वो क्या है? हमारा सेरिब्रम। अब ये जो सेरिब्रम है ये 2/3 भाग को क्या करता है? मस्तिष्क के 2/3 भाग को बनाने का काम करता है। ठीक है। दूसरा, सबसे अधिक विकसित भाग भी यही है। तो सबसे अधिक विकसित भाग हो गया। अब मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सेरिब्रम है ये मस्तिष्क का काफी बड़ा भाग बना रहा है। अब काफी बड़ा भाग बना रहा है तो इसकी खुद की एक संरचना होगी। तो देखो, मस्तिष्क जो होता है वो अखरोट के जैसा दिखाई देता है। इस बात को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। अब जो अखरोट के जैसा मस्तिष्क दिखाई देता है, उस अखरोट के जैसी संरचना में इसके कितने भाग होते हैं? इसके 2 भाग होते हैं कि नहीं? तो जो दोनों भाग हैं, तो ऐसे ही इस सेरिब्रम के भी 2 ही भाग हैं, है ना? क्योंकि मस्तिष्क के खुद के पूरे देखा जाए तो अखरोट के जैसा है, तो 2 अलग अलग भागों से मिलकर 2 अलग अलग पार्ट्स उसके अंदर डिवाइडेड हो गए हैं। तो इसने किसने डिवाइड किया? इस सेरिब्रम ने। तो ये सेरिब्रम जो होता है, ये सेरिब्रम 2 अर्धगोलार्धों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? 2 अर्धगोलार्धों से मिलकर बना होता है। तो उन्हें बोलते हैं हम प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये जो सेरिब्रम होता है ये सेरिब्रम 2 अर्धगोलार्धों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हमने बोल दिया प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध। ठीक है। अब देखो, ये जो आपने अर्धगोलार्ध हैं, ये दोनों अर्धगोलार्ध स्टूडेंट्स एक्चुअल में इस तरीके से, जैसे एक अर्धगोलार्ध ये है, दूसरा अर्धगोलार्ध ये है, तो दोनों अर्धगोलार्ध एक दूसरे से ऐसे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो जो दोनों अर्धगोलार्ध आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक तंत्रिका तंतुओं की पट्टी के द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं? तंत्रिका तंतुओं की पट्टी के द्वारा। जो मैंने अभी ब्रेन का डायग्राम बनाया था उसके अंदर जो हमने एक लाइन सी बनाई थी ब्लैक कलर की, वही पट्टी है जो इसको जोड़ने का काम करती है, और उस पट्टी को बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम। तो कहने का मतलब जो हमारा सेरिब्रम है वो 2 अर्धगोलार्धों से मिलकर बना है, और दोनों अर्धगोलार्ध आपस में एक पट्टी के द्वारा जुड़े हुए हैं। वो पट्टी किसकी है? तंत्रिका तंतुओं की बनी हुई है। तो तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी के द्वारा दोनों अर्धगोलार्ध आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। और जो दोनों अर्धगोलार्ध जुड़ते हैं उस संरचना का नाम है कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम के द्वारा दोनों अर्धगोलार्ध आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो सेरिब्रम है ये क्या करता है कि प्रत्येक अर्धगोलार्ध को भी इसने अलग अलग भागों में बांट दिया है ना? देखो, समझने की दृष्टि से अपन देखें तो जैसे ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के 2 भाग हैं, तो ऐसे ही इस सेरिब्रम के 2 अर्धगोलार्ध हो गए। बिल्कुल ऐसे ही, इसी को मानकर चल लीजिए कि ये सेरिब्रम का पहला अर्धगोलार्ध, ये सेरिब्रम का दूसरा अर्धगोलार्ध, और दोनों अर्धगोलार्ध आपस में जिस संरचना से जुड़े हुए हैं वो संरचना क्या हो गई? हमारी कार्पस
कैलोसम। अब अगर अपन इस एक अर्धगोलार्ध की बात करें, इसको हमने हटा दिया, ठीक है, तो अगर अपन इस एक अर्धगोलार्ध की बात करें तो प्रत्येक जो अर्धगोलार्ध है वो 4 भागों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? 4 भागों से मिलकर। तो यहाँ लिख देते हैं प्रत्येक अर्धगोलार्ध 4 भागों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। जैसे आपने क्रेनियम बॉक्स के बारे में याद किया ना, क्रेनियम बॉक्स की कुछ हड्डियां होती हैं जिनसे मिलकर वो बना है, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। तो ये 4 नाम बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ लिख दीजिए, है ना। तो बोन को हटा करके क्या लिख देंगे अपन? क्षेत्र या भाग, ठीक है। तो देखो इसमें प्रत्येक अर्धगोलार्ध के 4 क्षेत्र या 4 भाग हैं। सबसे आगे की तरफ हो जाएगा फ्रंटल क्षेत्र या फ्रंटल भाग, ठीक है। मध्य का हो जाएगा पैराइटल भाग, लैटेरल मतलब पार्श्व साइड में जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? टेम्पोरल भाग, और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? ऑक्सीपिटल भाग। तो प्रत्येक अर्धगोलार्ध कितने भागों से मिलकर बना है? प्रत्येक अर्धगोलार्ध 4 भागों या 4 क्षेत्रों से मिलकर के बना होता है। और अपन इसको डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं कि कैसे बना हुआ होता है। देखो ये इस तरीके से मस्तिष्क के जो भाग हैं, मस्तिष्क के जो प्रत्येक अर्धगोलार्ध के भाग हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है इसको अपन बोलते हैं फ्रंटल, मतलब जो फ्रंट साइड में दिखाई दे रहा है, जो सबसे आगे की तरफ है, वो क्या हो जाएगा हमारा? फ्रंटल भाग, ठीक है। इसके बाद यहाँ वाला भाग क्या है? पैराइटल भाग, ठीक है। अब इस फ्रंट भाग के पार्श्व में जो स्थित होगा वो क्या होगा? टेम्पोरल भाग, और सबसे पीछे की तरफ क्या होगा? ऑक्सीपिटल। ये 4 भागों से मिलकर के बना होता है। सबसे आगे फ्रंटल, पीछे की तरफ, मतलब पीछे ये नहीं कि बिल्कुल बैक साइड में जाना है अपने को, इस डायग्राम में थोड़ा सा पीछे की तरफ बता रही हूँ मैं। सबसे आगे की तरफ फ्रंटल भाग हो गया अपना। इधर से अगर अपन देखें तो मध्य भाग है, मध्य क्षेत्र है। इस मध्य क्षेत्र का नाम है पैराइटल। ये पार्श्व है जिसको हम बोल रहे हैं टेम्पोरल, और ये पीछे की तरफ है जिसे अपन ने क्या बोला है? ऑक्सीपिटल। अब इस एक अर्धगोलार्ध के 4 भाग हैं, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स दूसरे अर्धगोलार्ध के भी 4 भाग हैं, है ना। तो ये जो चारों भाग हैं, ये चारों भाग क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। क्या करते हैं? ये अलग अलग काम करते हैं। अब पहली चीज तो अपन ये ध्यान रखें कि जो हमारा ब्रेन होता है, इस ब्रेन के ये जो दोनों गोलार्ध हैं, ये दोनों गोलार्ध क्या करते हैं कि राइट साइड का जो गोलार्ध है, मतलब इधर राइट साइड में जो गोलार्ध उपस्थित है वो क्या करेगा? लेफ्ट, बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा, और जो लेफ्ट साइड का गोलार्ध है वो क्या करेगा? बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो मतलब दोनों क्रॉस में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? दोनों क्रॉस में काम करते हैं। तो अब ये जो एक पूरा इस अर्धगोलार्ध का क्षेत्र है जो 4 भागों से मिलकर बना है, वो अलग अलग काम करेगा। तो सबसे पहले जो फ्रंटल क्षेत्र है, जो फ्रंटल भाग है, वो क्या करता है? ये फ्रंटल क्षेत्र या फ्रंटल भाग, सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए कि इसके द्वारा कुछ क्रिएटिव काम किए जाएंगे, जैसे कि इंटेलिजेंसी। इंसान जो सोचता है, समझता है, याद रखता है, जैसे आपको कुछ याद करने के लिए दिया, अब आपसे कल जब वो पूछा जाएगा, है ना,
तो आप जो याद करके ला रहे हो, आपसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिया, आपने फटाक से उसका उत्तर दे दिया, तो ये जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंसी है, जो मेमोरी है, जो कुछ आइडिया है क्रिएटिव, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाते हो, तो ये जो भी काम कर रहे हैं वो सब किसके द्वारा होता है? फ्रंटल क्षेत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्रंटल क्षेत्र के द्वारा होता है। दूसरा अपना है पैराइटल क्षेत्र। इस पैराइटल क्षेत्र के द्वारा क्या होता है कि इस पैराइटल क्षेत्र के द्वारा अपने को टेस्ट का पता चलता है। अपन जो कुछ खाते हैं और बताते हैं ना कि मिर्ची ज़्यादा हो गई है, नमक ज़्यादा हो गया है, या टेस्टी नहीं बना है खाना, तो टेस्ट के बारे में बताने का काम कौन करता है? पैराइटल क्षेत्र। कुछ छूकर हमें पता चल जाता है कि ये वस्तु क्या है ना? तो टच के बारे में, टच का जो ज्ञान है वो कराने का काम किसका होता है? पैराइटल क्षेत्र का। हम कुछ लिखते हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो लिखने का काम किसका होता है? पैराइटल क्षेत्र का। तो ऐसे ही फ्रंटल क्षेत्र के फिक्स अपने काम है, तो पैराइटल क्षेत्र का भी अपना ही कुछ फिक्स काम हो गया है। अब टेम्पोरल क्षेत्र जो होता है, ये टेम्पोरल क्षेत्र भाषा से संबंधित होता है, सुनने से संबंधित होता है। टेम्पोरल क्षेत्र किससे संबंधित होता है? भाषा से संबंधित होता है, सुनने से संबंधित होता है। इसके अलावा सूंघने से भी, मतलब स्मेल के लिए भी टेम्पोरल क्षेत्र क्या करता है? वर्क करता है। ऑक्सीपिटल क्षेत्र जो है ये स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट रूप से एक ही कार्य करता है, वो है देखने से संबंधित। मतलब दृष्टि से संबंधित जो कार्य किया जाता है वो केवल ऑक्सीपिटल भाग के द्वारा ही किया जाता है। तो मैंने आपको जितने इनके कार्य बताए हैं उनके बारे में अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या कार्य बताए। तो देखो, फ्रंटल क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है, बुद्धिमत्ता है ना, मेमोरी याददाश्त के बारे में बताता है, रीजनिंग के अलावा अगर अपन देखें तो कुछ क्रिएटिव आइडिया, इन सब के बारे में फ्रंटल क्षेत्र कार्य करता है। पैराइटल क्षेत्र जो होता है ये टेस्ट, टच, पेन, राइटिंग, इनसे रिलेटेड होता है। टेम्पोरल क्षेत्र का कार्य क्या होता है? टेम्पोरल क्षेत्र मैंने बोला भाषा से संबंधित है, तो लैंग्वेज है ना, भाषा से संबंधित हो गया। इसके अलावा हियरिंग, सुनने से संबंधित है, स्मेल, सूंघने से संबंधित है, और ऑक्सीपिटल जो है वो ओनली फॉर विजन, देखने या दृष्टि से संबंधित होता है। अब यहाँ से आपका एक पॉइंट और अच्छे से क्लियर हुआ, क्या कि इसके जो 4 भाग हैं वो बहुत सारे मल्टी फंक्शंस अरेंज कर रहे हैं। भाई 4 भाग तो हैं, इन्होंने अलग अलग कार्य किए, तो बहुत अलग अलग कार्य करने की वजह से बहुत सारे कार्य हो गए, हुए कि नहीं? देखो, टेस्ट, टच, पेन, राइटिंग, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडिया, लैंग्वेज, विजन, हियरिंग, स्मेल, मतलब ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस इसी के द्वारा हो गए। तो ये हुआ या नहीं हुआ ब्रेन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और सबसे मेन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भाग? हुआ। इसीलिए ये महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा मस्तिष्क है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस कर रहा है। इसकी जो संरचना है उसमें ही आपने देख लिया कि भाई पूरा का पूरा जो सेरिब्रम है वो कितना बड़ा भाग है ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? देखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके चारों अर्धगोलार्धों के जो काम हैं वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। अभी अगर आप लोग क्लियर करते चलेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो सेरिब्रम होता है, इस सेरिब्रम का जो पृष्ठ क्षेत्र है, पृष्ठ क्षेत्र का मतलब अपर जो सरफेस है इसकी, ये जो पृष्ठ क्षेत्र होता है, इस पृष्ठ क्षेत्र पर कुछ उभार और कुछ गर्त पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ उभार और कुछ गर्त। जैसे मैंने अभी जो ब्रेन का डायग्राम मतलब लास्ट वीडियो में बनाया था, उसके अंदर ऐसे ब्रेन के अंदर कुछ वलय बना दी थी, और मैंने आपको बोला था कि ये वलय ऐसी नहीं होती, ये कैसी होती है? इस तरीके से होती है। इनके अंदर कुछ उभार और कुछ गर्त पाए जाते हैं, है ना? तो इसकी पृष्ठ सतह पर कुछ उभार और गर्त पाए जाते हैं। तो जो उभार होते हैं, इन उभारों को अपन बोलते हैं गायराए। क्या बोलते हैं? गायराए। और जो गर्त होते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन? सल्काए।
तो ये कहाँ उपस्थित है? ये उपस्थित है इस प्रमस्तिष्क के ऊपरी भाग पर, पृष्ठ सतह पर कुछ उभार और कुछ गर्त पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? गायराय और सल्काय। अब ये जो गायराय और सल्काय होते हैं, ये गायराय और सल्काय इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा जो मस्तिष्क है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अधिक क्रियाशील है, अधिक कार्य कर पाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लाइन हो गई कि इसमें कुछ गर्त और उभार पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोल रहे हैं? गायराय और सल्काय। इसका काम क्या है? क्षेत्रफल बढ़ाने का काम होता है। अब ये जो पृष्ठ भाग है, इस पृष्ठ भाग पर यहाँ ऊपर की तरफ कुछ तंत्रिका तंतुओं की एक लाइन बोल दीजिए या एक परत बोल दीजिए, वो बनी हुई होती है ना। तो तंत्रिका तंतुओं की जो एक परत है वो इसके ऊपर ऐसे बनी हुई होती है, और वो परत जिस भाग पर जाकर के मोटी हो जाती है, जैसे ये परत मैंने बनाई है, अब ये परत यहाँ पर देख लीजिए थोड़ी मोटी है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कुछ जगह पर मोटी है, तो पृष्ठ सतह के जिस भाग पर जाकर ये जो परत मोटी हो जाती है, तो इसे हम नाम देते हैं नियोपैलियम। क्या नाम देते हैं? नियोपैलियम। प्रमस्तिष्क की पृष्ठ सतह पर जहां तंत्रिका तंतुओं की जो परत है वो जाकर के मोटी हो जाती है, जिसकी मोटाई थोड़ी अधिक हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नियोपैलियम। ठीक है, अब जैसे ये जो परत का जो आवरण है, वो आवरण एक्चुअल में होता है ग्रे कलर का। कैसा होता है? ग्रे कलर का। अब इसका जो आवरण ग्रे कलर का है, इसकी वजह से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम। इसका जो आवरण ग्रे कलर का है, नियोपैलियम मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये जो आवरण ग्रे कलर का होता है, इसकी वजह से अपन इसे बोलते हैं धूसर द्रव्य, ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं इसे अपन? धूसर द्रव्य या ग्रे मैटर। ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य का मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ जो आवरण है, वो आवरण एक्चुअल में ग्रे कलर का है, और ग्रे कलर का होने की वजह से हमने इसे नाम क्या दे दिया है? ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य। ठीक है, और ये ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य एक्चुअल में एक और नाम लेकर चलता है, जैसे अपन बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जैसे हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, ये प्रमस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है ना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? प्रमस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है, और ये किस कलर का होता है? ये होता है हमारा लगभग ग्रे कलर का। कैसा होता है? ग्रे कलर का। ग्रे कलर का होने की वजह से हम इसे क्या कर देते हैं? धूसर द्रव्य नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं इसे हम? धूसर द्रव्य। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब ऐसे ही जो इसका आंतरिक भाग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं श्वेत द्रव्य, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। माइलिन आच्छाद के बने हुए तंत्रिकाओं से या माइलिन आच्छाद युक्त तंत्रिकाओं से जो आंतरिक भाग बनता है, उस आंतरिक भाग का, ठीक है, उस आंतरिक भाग का जो रंग है वो कैसा है? व्हाइट। और व्हाइट होने की वजह से हमने इसे क्या नाम दे दिया? श्वेत द्रव्य या व्हाइट मैटर। और इसका, जैसे इसका नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाता है? सेरिब्रल मेड्यूला। क्या हो जाता है? सेरिब्रल मेड्यूला। तो हम क्या समझ में आए? मेन इंपॉर्टेंट हमें क्या समझ आया कि ये जो सेरिब्रम होता है, दो प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्धों से मिलकर बना है, और इन अर्धगोलार्धों में भी जो ऊपर की तरफ का भाग होता है, वो ऊपर की तरफ का भाग ग्रे कलर का है, इसलिए अपन ने उसे क्या बोला? ग्रे मैटर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो अंदर की तरफ नीचे वाला भाग है, वो भाग कैसा होता है? व्हाइट कलर का, इसलिए उसे व्हाइट मैटर या सेरिब्रल मेड्यूला बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया? देखिए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या जो सेरिब्रम है, वो थोड़ा अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क के बारे में डिटेल। एक बार इन शॉर्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या बात की। हमने बोला कि सेरिब्रम जो है ये सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। ठीक है, दो अर्धगोलार्धों से मिलकर बना है। जो दोनों अर्धगोलार्ध हैं, उनके दोनों अर्धगोलार्धों में एक हो गया हमारा राइट
और एक हो गया लेफ्ट। राइट साइड का जो अर्धगोलार्ध होगा वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट साइड का जो अर्धगोलार्ध होगा वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, दोनों किससे जुड़ते हैं, दोनों एक पट्टीनुमा संरचना से जुड़ जाते हैं जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम है अपना कार्पस कैलोसम। और प्रत्येक अर्धगोलार्ध 4 भागों से मिलकर बना है। फ्रंटल, ये फ्रंटल भाग है, इधर की तरफ लेफ्ट राइट में जो पैराइटल बोन है ऐसे ही पैराइटल भाग हो गया, है ना। इधर की तरफ लेफ्ट और राइट में कान के ऊपर की तरफ जो अस्थि है टेम्पोरल है, तो उधर की तरफ क्या हो गया टेम्पोरल भाग, और पीछे की तरफ क्या हो गया है अपना ऑक्सीपिटल भाग। तो इन 4 भागों से मिलकर किसका निर्माण हुआ, इन चारों भागों से मिलकर के सेरेब्रम की प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध का निर्माण हुआ। ठीक है, ऊपर इसकी जो पृष्ठ भाग है इस पर गायराए और सल्काए मतलब उभार और गर्त पाए जाते हैं। उभार को अपन गायराए बोल रहे हैं और जो गर्त है उनको सल्काई बोल रहे हैं। ये क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ जगह पर ये जो परत है ये कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नियोपैलियम। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं है रिपीट करने का। आप थोड़ा अच्छे से इसको रिमाइंड करें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना आगे तक इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 11th-12th में आप पढ़ रहे हैं, आगे अगर आप कंपटीशन के लिए भी फाइट करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो ईच एंड एवरी एग्जाम में ब्रेन का ये जो पार्ट है सेरेब्रम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट होते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप यही इन छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करके चलिए। नियोपैलियम क्या है, अपनी इस जो परत है ग्रे मैटर की बनी हुई जो परत है वो कहीं कहीं पर पृष्ठ भाग पर जाकर के मोटी हो गई है, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, नियोपैलियम। ऊपर की तरफ जो बाहरी भाग है वो कैसा है, ग्रे कलर का, इसलिए ग्रे मैटर या सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और अंदर की तरफ जो धसा हुआ भाग है वो कैसा है, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का है, ये माइलिन आच्छाद युक्त तंत्रिका तंतुओं से बना हुआ है। ठीक है, जैसे अपन ने क्या बोला, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर का दूसरा नाम भी है सेरेब्रल मेड्यूला। तो सेरेब्रल जो पार्ट है अपना एक अर्धगोलार्ध, वो भी 2 भागों में बटा हुआ है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेड्यूला। तो अगर अपन मस्तिष्क की औतिकी की बात करें, हिस्टोलॉजी की, तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि मस्तिष्क का बाहरी भाग जो होता है वो ग्रे कलर का होता है और आंतरिक भाग जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। मस्तिष्क का बाहरी भाग ग्रे कलर का और आंतरिक भाग कैसा होता है, व्हाइट कलर का। जबकि जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड, उस स्पाइनल कॉर्ड में ये जस्ट अपोजिट होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आंतरिक भाग ग्रे कलर का और बाहरी भाग व्हाइट कलर का होता है। जब मैं स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगी तब भी इस चीज को हम लोग एक बार रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो बाहरी भाग है मस्तिष्क के अंदर, तो बाहरी भाग क्या है, ग्रे, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बाहरी भाग क्या हो गया, व्हाइट। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रमस्तिष्क का दूसरा भाग डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा डाइएन्सेफेलोन। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली अपनी इसी वीडियो तक इसे क्लियर करिए। थैंक यू।